चलिए जी। सो मल्टी आर्म बैंडेड प्रॉब्लम क्या चीज़ है? सो मल्टी आर्म बैंडेड प्रॉब्लम इज दैट वी हैव मल्टीपल बैंडेड्स, ठीक, एंड ईच बैंडेड इज अ स्लॉट मशीन, और हमें डिसाइड क्या करना है कि किस स्लॉट मशीन को किसी टाइम इंस्टेंट पे हम यूज़ करें कि हमारा जो रिवॉर्ड है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक, सम ऑफ रिवॉर्ड्स। हम हर टाइम इंस्टेंट पे ये डिसीजन लेते हैं कि इनमें से कौन से स्लॉट मशीन को हम यूटिलाइज़ करें कि अब तक जो रिवॉर्ड्स हमें मिलते रहे हैं वो मैक्सिमाइज़ कर लें, ये हमारा गोल है। बट प्रॉब्लम क्या है कि हमें इन एक्शन, देयर आर 3 एक्शन टू बी टेकन। सपोज अगर 3 स्लॉट्स मशीन है तो हम क्या कहेंगे, हम 3 एक्शंस लेंगे। अगर 10 स्लॉट्स मशीन है इट मीन्स कि हमने 10 एक्शन में से चूज़ करना है। सो वी डू नॉट नो द एक्चुअल वैल्यूज़ ऑफ दीज एक्शंस। एक्चुअल वैल्यू का क्या मतलब है? एक्चुअल वैल्यू का हम डिनोट करते हैं क्यू स्टेरिक से। सो क्यू स्टेरिक ऑफ A1 का क्या मतलब होगा कि इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड्स क्या है, ठीक। एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड क्या होती है कि जो जो रिवॉर्ड मिलते जाएं और हर रिवॉर्ड की वैल्यू क्या है और हर रिवॉर्ड की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो अगर हम इसको सम कर लें तो वो उस एक्शन की एक्चुअल वैल्यू मिल जाती है, ठीक। बट द प्रॉब्लम इज कि वी डू नॉट नो दी प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज रिवॉर्ड्स। प्रोबेबिलिटी नहीं पता तो हमें उनकी ट्रू वैल्यू भी नहीं पता। जब ट्रू वैल्यू हमें नहीं पता एक्शंस की तो फिर हम लोग क्या करते हैं, वी मेक एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स करने के लिए हमने जो पहला मेथड यूज़ किया था दैट वाज कॉल्ड सैम्पल एवरेज मेथड। सो व्हाट इज सैम्पल एवरेज मेथड? जिसमें हम एस्टिमेट किसी भी एक्शन, सपोज एक्शन 1 का अगर हमने एस्टिमेट देखना है, मेजर करना है एट ए सर्टन टाइम स्टेप t, हम हर टाइम स्टेप पे एस्टिमेट निकालते हैं। तो इसका एस्टिमेट क्या होगा, t-1 से पहले अब तक जितने भी रिवॉर्ड्स आए होंगे, सॉरी t से पहले, सम ऑफ रिवॉर्ड्स बिफोर t व्हेन एक्शन A1 वाज टेकन, यानी जब जब A1 लिया गया t से पहले, तो जो जो रिवॉर्ड्स आते गए उनका आप सम करते जाएंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टाइम्स एक्शन A1 वाज टेकन, ठीक। सो दिस वाज अ सिंपल सैम्पल एवरेज मेथड, ठीक है। व्हाई इज इट कॉल्ड सैम्पल एवरेज मेथड? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, हम बेसिकली एवरेज ही निकाल रहे हैं। और ओके, फिर हमने इस सैम्पल एवरेज मेथड को विच वाज बेसिकली क्यू ऑफ, बल्कि इसको फिर हमने कैसे प्रेजेंट किया था कि अगर हम किसी एक्शन को स्पेसिफिक कर लेते हैं तो क्यू एन ऑफ एक्शन क्या होगा, एन इज द nth टाइम स्टेप। तो nth टाइम स्टेप पे किसी भी एक्शन की वैल्यू क्या होती है, i इज इक्वल टू, सॉरी, सम ऑफ ऑल रिवॉर्ड्स r i इज इक्वल टू 1 अप टू n डिवाइड बाय n, सॉरी n minus 1, yes. So Qn is basically जितनी भी रिवॉर्ड जो n से पहले मिले हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एक्शन डिवाइड बाय कितनी दफ़ा वो एक्शन लिया गया था। फिर हमने इसको किस में चेंज किया था, इसको फिर हमने इंक्रीमेंटल अपडेट वाले फॉर्म में चेंज किया था बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टेप्स। तो पहले हमने इसको Qn+1 कर लिया था, तो ये बन गया 1/n, i is from 1 up to n, ri, और फिर कुछ स्टेप्स को फॉलो करते करते हाउ डिड वी राइट Qn+1? सो Qn+1 इज बेसिकली Qn plus 1/n Rn minus Qn, ठीक। तो ये जो फार्मूला है ये आपके पास इसी फार्मूले से ही निकला है। यानी पहले हम, मुझसे पूछें बेटा जहाँ पे समझ नहीं आई जी, आखिर में क्या नाम है बेटा आपका? जी जी, नाम क्या है? इब्राहिम आपका है, उनका नाम है? इनका आपका क्या नाम है? हुसैन। जी, क्वेश्चन किसका है, इब्राहिम का है हुसैन का है? हुसैन पूछें। लास्ट क्लास में थे आप? लास्ट क्लास में नहीं थे, ठीक। तो बेसिकली वो रिकॉर्डिंग पे जब शेयर करेंगे देख लें, लेकिन हम कर क्या रहे हैं, किसी भी टाइम इंस्टेंट n पे एक एक्शन की वैल्यू निकाल रहे हैं बाय सिंपली समिंग ऑल द रिवॉर्ड्स, ठीक। यानी जब n से पहले जब जब वो एक्शन लिया गया तब तब जो जो रिवॉर्ड आते गए उसका हम सम किया, लेकिन हमने ये भी देखना है कि वो कितनी दफ़ा वो एक्शन किया गया, ठीक। इट्स अ सिंपल एवरेज। और फिर हमने इसकी एग्जांपल भी देखी थी कि किस तरह डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ हमने Qn निकाला था। फिर इसी फार्मूले से ये फार्मूला बन जाता है बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टेप्स, ठीक। वो भी उस रिकॉर्डिंग में है।
इस वाले फॉर्मूले को हमने क्या कहा था, इंक्रीमेंटल अपडेट मेथड। तो जब तक, अच्छा, और फिर इसको हमने थोड़ा जनरलाइज कर लिया था, दिस इज योर न्यू एस्टिमेट ऑफ एन एक्शन, यानी एक एक्शन का जब एस्टिमेट न्यू लगा रहे हैं वो किस बेस पे लगा रहे हैं, यू विल हैव सम ओल्ड एस्टिमेट प्लस इस 1 और n को हमने क्या कहा था, स्टेप साइज, ठीक। इस आर एन को हमने कहा था टारगेट माइनस ओल्ड एस्टिमेट। बेसिकली ये फॉर्मूला क्या कह रहे हैं, किसी भी टाइम स्टेप पे एक एक्शन की न्यू वैल्यू क्या होती है, कोई पुरानी वैल्यू प्लस टारगेट, यानी पिछले में क्या रिवॉर्ड मिला था, आपका क्या एस्टिमेट था, माइनस करके मल्टीप्लाई स्टेप साइज। सो बेसिकली ये उस मशीन लर्निंग वाले फार्मूले के हैं जिसमें हम वेट को कैसे अपडेट करते हैं, वेट की पुरानी वैल्यू में प्लस अल्फा लिखते हैं इनटू सम लॉस। तो ये जो टारगेट माइनस ओल्ड एस्टिमेट है, इट इज़ टेलिंग अस लॉस, कि हमारा एस्टिमेट था कि ये आएगा लेकिन एक्चुअल टारगेट ये आ गया, ठीक। और वे टारगेट, अच्छा, इसमें आपको ये क्लियर होना चाहिए कि आर एन क्या चीज़ है, व्हाट इज़ आर एन। लास्ट टाइम स्टेप पे जब ये एक्शन लिया गया था तो जो रिवॉर्ड उस टाइम पे आया था। क्यू एन क्या चीज़ है, लास्ट टाइम पे हमारा इस एक्शन के बारे में क्या एस्टिमेट था, अब तक जो हमारे पास एवरेज थी, और ये उसका न्यू एस्टिमेट है, ठीक। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि एज लॉन्ग एज दिस स्टेप साइज इज 1 और n, तो दिस इज अ सिंपल एवरेज मेथड, सैम्पल एवरेज मेथड, ठीक। अगर तो स्टेप साइज को हम 1 और n ही रखते हैं तो ये बेसिकली सैम्पल एवरेज मेथड ही है, बिकॉज इसको वापस आप उस फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके पास स्टेप साइज हमेशा 1 और n रहे, वो फिर हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद हमने क्या कहा कि एस्टिमेट्स तो हम ले रहे हैं हर टाइम स्टेप पे, लेकिन एस्टिमेट्स हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज एजेंट ने फिर एक्शन लेना है बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज ऑफ एस्टिमेट्स। तो अगर तो एजेंट हमेशा वो एक्शन ले एक पर्टिकुलर टाइम स्टेप पे जिसकी वैल्यू अब तक मैक्सिमम है, ठीक, यानी इसको हम ऐसे हमने लिखा था, आर्ग मैक्स ओवर ए क्यू टी ओवर ए, यानी किसी भी टाइम स्टेप पे हम क्या करते हैं, हर एक्शन, ये जो ए है, इस ए का क्या मतलब है कि ये हर एक्शन पे हम वैल्यू देंगे। एक्शन फॉर एग्जाम्पल जहाँ 3 एक्शंस A1 A2 A3, तो पहले हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, A1 की Q की जो भी वैल्यू हमारे पास होगी हम पहले वो देखेंगे, फिर A2 की Q की वैल्यू और A3, इन तीनों एस की Q की वैल्यू में से कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है वो जब हम निकाल लेंगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू किस पर्टिकुलर एक्शन के लिए है। वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एक्चुअल वैल्यू, वी आर इंटरेस्टेड कि किस एक्शन की वैल्यू अच्छी है, इसलिए हम आर्ग मैक्स लिखते हैं। आर्ग मैक्स है कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल के ना दो, बल्कि ये मैक्सिमम वैल्यू किस एक्शन के लिए है वो निकाल के दो। तो अगर हम हर टाइम स्टेप पे उस एक्शन को चूज़ करते हैं जिसकी अब तक वैल्यू मैक्सिमम है, तो इस अप्रोच को हम कहते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम। यानी हमारा एल्गोरिथम क्या है, हर टाइम पे वो एक्शन चूज कर रहा है जिसकी मैक्सिमम है। अभी ग्रीडी क्यों है, हम क्यों, वो जो बचपन में स्टोरी पढ़ी थी, कौन सी थी, ग्रीडी डॉग वाली, ठीक है ना, वो ग्रीडी हो रहा था ना, ठीक, जिसको उसको नुकसान पड़ा। तो इधर भी नुकसान ये होगा कि हम तो एस्टिमेट लगा रहे हैं एंड आवर एस्टिमेट्स कैन बी रॉन्ग एज वेल। तो अगर हम रॉन्ग एस्टिमेट के बेस पे ही एक्शन चूज करते रहेंगे तो इट मे नॉट बी है। तो कभी हमने ग्रीडी होना है और कभी हमने ग्रीडी नहीं भी होना है, ठीक। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम ग्रीडी कब होते हैं, जब हम इस नॉलेज को एक्सप्लॉइट करते हैं। वी नो द क्यू वैल्यूज, और उसको एक्सप्लॉइट करके जब हम ये एक्शन लेते हैं, सो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लॉइटेशन। यू आर एक्सप्लॉइटिंग योर नॉलेज ऑफ क्यू वैल्यूज। भाई मुझे पता है कि सबसे बेहतरीन एक्शन ये है, क्यों, बिकॉज इसकी क्यू वैल्यू मुझे पता है। तो आप अपनी नॉलेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और एक्सप्लोरेशन क्या चीज़ है कि आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि नहीं इसकी वैल्यू तो बेशक ज़्यादा है बट लेट्स ट्राई सम अदर एक्शंस, ठीक। सो एक्सप्लॉइटेशन वर्सेस एक्सप्लोरेशन। तो इसके लिए हमने क्या किया था कि उस अप्रोच को फिर हम कहते हैं एप्सिलॉन ग्रीडी। एप्सिलॉन ग्रीडी में क्या करेंगे, विद अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन, ठीक है, एप्सिलॉन विद अ सर्टेन प्रोबेबिलिटी एप्सिलॉन, वी विल चूज, बातें नहीं आपस में, वी विल चूज रैंडम। एंड अगर प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर एक तो वो 0 और 1 के दरमियान हमेशा होती है, सेकेंड इज कि द सम इज ऑलवेज 1। तो अगर एप्सिलॉन ई के साथ हम रैंडम एक्शन चूज कर रहे हैं तो इट मीन्स कि बेस्ट एक्शन हम कब चूज कर रहे हैं, विद प्रोबेबिलिटी
1 माइनस एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है कि सपोज एप्सिलॉन इज 0.2, 0.2 का क्या मतलब होगा 2%, कि 20% ऑफ द टाइम आप रैंडमली एक्शन चूज करेंगे और 80% ऑफ द टाइम आप बेस्ट एक्शन चूज करेंगे। ठीक, सो नाउ दिस इज कॉल्ड एप्सिलॉन ग्रीडी। अब कितना एक्सप्लोर करना है, अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0.2 बेहतर रहेगी या एप्सिलॉन की वैल्यू 0.5 बेहतर रहेगी, हाउ कैन आई नो। ठीक है, अब हमने ये देखना है 0.5 का क्या मतलब है कि आप 50% एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं और 50% ऑफ द टाइम आप एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो अब किस तरह पता चलेगा कि कौन सी अप्रोच बेहतर है, या एप्सिलॉन को अगर हम 0 रख लें इसका क्या मतलब होगा कि आप हर दफ़ा ग्रीडी हैं। ठीक, हर टाइम एक्सप्लोर नहीं कर रहे, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। ठीक, 1 माइनस ई इज बेस्ट एक्शन। ठीक, एप्सिलॉन सॉरी। सो इसके लिए कि कितने एप्सिलॉन की वैल्यू बेहतर है या नहीं है, उसके लिए फिर हम एक परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। ठीक है, तो परफॉर्मेंस हम किस बेस पे चेक करेंगे, परफॉर्मेंस ऑफ एप्सिलॉन ग्रीडी एल्गोरिथम फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एप्सिलॉन, कि हम एप्सिलॉन की किस वैल्यू को रखें तो हमारे पास बेस्ट परफॉर्मेंस आएगी, हम वो चेक करना चाहते हैं। अब बेस्ट परफॉर्मेंस किसे कहते हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन व्हाट डू यू थिंक कि परफॉर्मेंस हम किस बेस पे चेक कर सकते हैं। मैक्सिमम आउटपुट जो हम देखिए इसको जरा ऐसे, हमारा एक्शन सॉरी हमारा एजेंट कभी एक्सप्लोर कर रहा है कभी एक्सप्लॉइट कर रहा है। ठीक, सपोज मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू 0.2 रखी है एक दफ़ा, तो उसने लर्निंग स्टार्ट की विद एप्सिलॉन 0.2। ठीक, और डिफरेंट एक्शंस करते 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 एपिसोड ख़त्म हो गया, उसे कुछ रिवॉर्ड्स मिल गए होंगे। फिर नेक्स्ट टाइम मैंने एप्सिलॉन की वैल्यू 0.5 कर ली। ठीक, अब 0.5 बेहतर है या बेहतर नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो दोबारा एक्शन करेगा, और पीछे से आप क्या रिवॉर्ड्स को कंपेयर करेंगे ना। ठीक, तो इट मीन्स कि हमने रिवॉर्ड्स को कंपेयर करना है, लेकिन क्या जी स्टेप्स ही मैटर करेंगे, यानी हर एपिसोड में स्टेप्स लेंगे और फिर उस एपिसोड को एक दफ़ा नहीं बल्कि मल्टीपल टाइम्स करेंगे, कि हो सकता है पहली दफ़ा 0.2 पे जो रिवॉर्ड्स आए हैं वो उस पर सिर्फ हम नहीं कह सकते कि वो, यानी अगर आप एक एजेंट को 0.2 के लिए एक दफ़ा रन करें और फिर एक दफ़ा उसको 0.5 के लिए रन करें, तो क्या सिर्फ एक दफ़ा रन करने से आप कह सकेंगे कि दिस वन इज़ बेटर देन दिस, नहीं। ठीक, बिकॉज प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी में देयर इज़ ऑलवेज एरर, चांस हो सकता है कि मे बी इसने इस दफ़ा अच्छा परफॉर्म किया हो लेकिन बाय चांस किया हो। तो जहाँ भी प्रोबेबिलिटीज़ होती है तो हम सिर्फ एक रन पे डिसाइड नहीं करते, वी हैव टू मेक मल्टीपल रन्स। ठीक, तो उसके लिए पहले हमें एक्सपेरिमेंट सेटअप करना पड़ेगा। उस एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं 10 आर्म्ड टेस्ट बेड। सो व्हाट इज 10 आर्म्ड टेस्ट बेड। 10 आर्म्ड का क्या मतलब है कि कितने एक्शंस होंगे, 10 एक्शंस होंगे। ठीक, A1 A2 से लेकर A10 तक। अच्छा, अब हमने सिर्फ ये नहीं देखना कि परफॉर्मेंस इस बेस पे कि एवरेज रिवॉर्ड क्या है, हमने परफॉर्मेंस इस बेस पे भी देखनी है कि किस एल्गोरिथम में हमने ऑप्टिमल एक्शन लिया है। नाउ व्हाट इज ऑप्टिमल एक्शन, चलें पहले ऑप्टिमल एक्शन क्या है, जो कम से कम जो रिवॉर्ड ज्यादा मिले, हर ज्यादा रिवॉर्ड ले। एक एक्शन को हम ऑप्टिमल एक्शन कब कहेंगे, बेहतरीन एक्शन कौन सा है, जो कम रिवॉर्ड ज्यादा थे और स्टेप्स भी कम, जिसका रिवॉर्ड जिसमें रिवॉर्ड ज्यादा होता है, जिसका रिवॉर्ड ज़्यादा हो जाएगा। एक टाइम पे तो एक क्या ही क्या एक एक्सपेरिमेंट को रन करने से पहले मेरे पास कौन सी वैल्यू का होना चाहिए कि मैंने अभी एक्सपेरिमेंट्स रन ना किए हो लेकिन मुझे पहले से पता हो कि दिस वन इज द ऑप्टिमल एक्शन। पॉजिटिव, यू आर नॉट जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा एग्जैक्टली, एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़्यादा हो। ऑप्टिमल एक्शन हमें कैसे पता होगा कि विच वन इज द ऑप्टिमल एक्शन, एक्चुअली में विच वन इज द बेस्ट एक्शन, वो हमें कैसे पता होगा, जिसकी एक्चुअल वैल्यू अच्छी हो ना। और एक्चुअल वैल्यू क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक एक्शन ऑप्टिमल है वो हम तब डिसाइड कर सकते हैं अगर उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यूज बेहतरीन है। ठीक जी, वो एक्चुअल और एक्सपेक्टेड में नहीं एक्चुअल एक्सपेक्टेड सेम, actual value of an action is the expected value of that action। लेकिन expected value क्या होती है,
एक्सपेक्टेड वैल्यू वो वैल्यू होती है कि अगर वो एक्शन फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स लिया जाए तो फिर क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो यही ठीक। सवाल है ना मैम, लेकिन ये तो हमें पता नहीं होता ना, क्योंकि हम एक मरतबा ट्राई करेंगे ना, ये तो मैं कह रही हूँ। एक्चुअल वैल्यू तो हम एक मरतबा ट्राई करेंगे ना, फॉर एग्जांपल नहीं, एक्सपेक्टेड वैल्यू तब बनेगी जब उसको लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट करेंगे। एग्जैक्टली लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट करेंगे तब हमें उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू मिलेगी, विच इज द एक्चुअल वैल्यू। हम हर एक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू, ये क्यू स्टार क्या चीज थी, व्हाट वाज क्यू स्टार ऑफ ए, एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसी को हम एक्चुअल वैल्यू कह रहे थे ना, इसी को तो हम एक्चुअल वैल्यू कह रहे थे, जो कि हमें पता नहीं थी। तो चूंकि हमें पता नहीं थी तो हम फिर एस्टीमेट लगा रहे थे। जो हम करते हैं एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्यों निकालते हैं वो एस्टीमेट है, दिस इज नॉट द एक्चुअल वैल्यू। आप एक्चुअल को से कंफ्यूज ना करें कि हम एक्सपेरिमेंट में जो कर रहे हैं, एक्चुअल इज द रियल वैल्यू। एक एक्शन कितना अच्छा है या कितना बुरा है वो हमें कौन बताता है, उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू बताती है ना, हमने स्टार्ट में जो डिस्कस किया था। बट द प्रॉब्लम इज कि वी डू नॉट नो द एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसलिए तो हम लोग क्या लगाते हैं, उसका एस्टीमेट। एस्टीमेट को हम बिग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्सपेक्टेड या सॉरी मैं इसको ट्रू वैल्यू कहें, चलें कंफ्यूजन है, एक्सपेक्टेड या ट्रू वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू स्टेरिक से। तो हमारे एजेंट को तो ट्रू वैल्यू नहीं पता, इसलिए तो वो एस्टीमेट लगाता है। लेकिन अगर हमने एल्गोरिथम्स कंपेयर करने हैं तो हम एक ऐसा टेस्ट केस, ऐसा टेस्ट बेड बनाएंगे, एक ऐसा एक्सपेरिमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें हम ट्रू वैल्यूज हमें पता होंगी, हम खुद से ट्रू वैल्यू जनरेट करेंगे। ठीक, सो लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रन करके नहीं, हम खुद से एक वैल्यू जनरेट करेंगे और हम कहेंगे कि ये इस एक्शन की एक्सपेक्टेड वैल्यू है। वो उसके जितना करीब होगा उतना अच्छा होगा। यस क्या पता हमारा गेस गलत एस्टीमेट। यस, तो इट मीन्स कि जिस एल्गोरिथम ने एस्टीमेट गलत दिया है फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, इट मीन्स कि वो एप्सिलॉन की वैल्यू बेहतर नहीं है, एप्सिलॉन चेंज कर। एप्सिलॉन चेंज कर लें। एप्सिलॉन इज अ हाइपर पैरामीटर जिसको हमने अब डिसाइड करना है कि उसकी वैल्यू क्या रखें। ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव ना हो कि एप्सिलॉन भी चेंज करे फिर आशिफ ये कहना चाह रहा है कि हमने जो वैल्यू अज्यूम किया वही गलत है। तो हम तो एक्सपेरिमेंट कर, हम देखें जिस तरह कोई न्यू चीज़ होती है तो उसके लिए हम टेस्ट करने के लिए खुद से एक्सपेरिमेंट का सेटअप बनाते हैं ना, जी जी। तो यहाँ पे भी हम ये एज्यूम कर रहे हैं, दिस इज ऑल एजम्पशन, हम एज्यूम कर रहे हैं कि देयर आर 10 एक्शंस और हर एक्शन की हमने खुद से क्यू स्टार वैल्यू एज्यूम की है। दिस इज इसे क्या कहें, ये तो एक इसे हम क्या वर्ड बोलते हैं, नॉट द एक्चुअल, कोई एक्चुअल स्लॉट मशीन तो नहीं है हमारे पास। पता है मैं हाँ। सवाल ये मैं फॉर एग्जांपल हमने वैल्यूज ली, वो तो हमारा गेस है ना मैम। नहीं, ये गेस नहीं है ना, इस वैल्यू को हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये इस A1 की ट्रू वैल्यू है, हम खुद से इसको ये Guess वैल्यू, हुआ ना मैम। गेस नहीं हुआ, मैंने कहा कि एक्शन 1 की ट्रू वैल्यू ये है, ये मैंने कह दिया। अब ट्रू वैल्यू हमने गेस नहीं लगा। ट्रू वैल्यू हम गेस नहीं लगा रहे, जो इसकी ट्रू वैल्यू होगी उसको आप वो किधर समझेंगे से- वो एक पॉपुलेशन की मैंने जो- खुद से दी है। तो गेस हुआ ना मैम, नहीं, किसी का गेस हुआ एक रैंडम वैल्यू है ना, तो मैं तो देखें, ये रैंडम वैल्यू है ना। यस, और मैं एज्यूम करें कि ये इसकी एक्चुअल वैल्यू है। तो ये हमने assumption ली है ना, तो assumption हुई ना मैम, हम्म, जिसको मैं मैं भी लार्ज नंबर ऑफ टाइम इसको एक्सपेरिमेंट करूंगा तब कहूंगा कि हाँ ये आप सही है। अच्छा, इसको ऐसे देखें, अगर आपसे कहा जाए कि आपके पास 10 एक्शंस हैं, ठीक, और एजेंट ने ये लर्न करना है कि इनमें से बेहतरीन एजेंट और सॉरी बेहतरीन एक्शन कौन सा है, और उसको नहीं, और मुझे पता है कि बेहतरीन एक्शन कौन सा है, एजेंट को नहीं पता कि बेहतरीन एक्शन कौन सा है। ठीक, अगर मुझे पता है कि बेहतरीन एक्शन में से कौन सा है, तो मैं भी क्या कहूँगी, इनमें से किसी एक को कहूँगी ना कि A4 इज द बेस्ट एक्शन। क्यों कह रही, बस मैंने कह दिया कि A4 इज द बेस्ट एक्शन। अब एजेंट ने लर्न करना है कि क्या वाकई में A4 बेस्ट है या नहीं, तो आपने जो कहा है तो वो उसकी एक्चुअल वैल्यू होगी। वो इसकी एक्चुअल वैल्यू है जो कि मतलब मैंने आपके- दी है आपके इसको। पास डोमेन नॉलेज थी उसके बाद। एग्जैक्टली तो अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट में हम जो वैल्यूज दे रहे हैं, एक मैं वो वर्ड भूल रही हूँ, इट्स नॉट द एक्चुअल स्लॉट मशीन, ये तो हम एज्यूम करके एक स्लॉट मशीन की ये वैल्यू है, ये इट्स अ डमी एग्जांपल, सिंपल एक डमी एग्जांपल है जिसमें 10 एक्शंस हैं, हर एक्शन की एक्चुअल वैल्यू हमने सेट कर ली कि एक्शन 1 की एक्शन वैल्यू है -1, इसकी है 10, इसकी है 3। तो इसका और मतलब अब इसका मतलब क्या है कि इसके जो रिवॉर्ड जनरेट होंगे वो कहाँ से जनरेट होंगे, बेस्ड ऑन दीज ट्रू वैल्यूज। बिकॉज ट्रू वैल्यू क्या होती है,
एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड। तो अगर मुझे एक्सपेक्टेड वैल्यू पता है तो क्या मैं वहाँ से रिवॉर्ड्स निकाल सकती हूँ? कोड देखते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक, तो मतलब अगर आपने फॉर एग्जांपल गलत वैल्यू दे दी, मैंने गलत वैल्यू दे दी, Example. ठीक, तो फिर तो ये लर्निंग गलत करेगा। यस, तो मतलब इसमें किरदार अहम है कि जो बंदा रूल सेट करेगा या जो वैल्यू सेट करेगा वो उसके पास डोमेन की नॉलेज होनी अच्छा चाहिए। चलें मैं आपको अभी जो रिवॉर्ड मिल रहे हैं जी वो मैं खुद से रैंडमली जनरेट करूँगी, जी लेकिन जब एजेंट वाकई में इंटरेक्ट करते हैं तो उनको रिवॉर्ड कौन देता है? इन्वायरमेंट देता है, Environment। ठीक, और वो उसको नहीं पता होता कि कौन से रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, तो वो तो उन्हीं रिवॉर्ड्स की मैक्सिमाइज करना चाहते हैं ना, उसको तो ट्रू वैल्यू से कोई काम नहीं है। हमें ट्रू वैल्यू से काम क्यों है? बिकॉज हमने एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस चेक करनी है कि एप्सिलॉन की किस वैल्यू के लिए ये एल्गोरिथम ठीक काम करेगा। एजेंट तो अभी भी एप्सिलॉन की डिफरेंट वैल्यूज के लिए एजेंट को ट्रू वैल्यूज नहीं पता होगी, वो तो इंटरेक्शन से ही लर्न करेगा। एग्जाम्पल करते हैं फिर आपको समझ आ जाएगी। ठीक मैम, जी, इसकी मिसाल ऐसे ले सकते हैं हम हम्म। कि सपोज हमें ये जानना हो कि पूरे पाकिस्तान के बंदों की सैलरी कितनी है, हम्म। ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, हम्म। सपोज उसकी सैलरी होनी चाहिए 1 लाख। ये एग्जैक्टली सपोज 1 लाख होनी चाहिए, हाँ, दिस इज अ ट्रू वैल्यू। यस, ये ट्रू वैल्यू है। हम्म। तो आप इसको ट्रू वैल्यू कह रही हैं। यस, कि ट्रू वैल्यू हमने खुद से सपोज की है और हमने इसकी। बाद में इस पे सैंपल रन करेंगे हाँ, और फिर देखेंगे कि हमारे एक्सपेरिमेंट ने वाकई में क्या 1 लाख के करीब अंदाजा लगाया है या नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ टाइम उस एक्सपेरिमेंट को रन करूंगा तो वो अगर 1 लाख होगी 1 लाख के करीब है या होगी, इट मीन्स कि मेरा तजुर्बा ठीक, मेरे स्टेप्स ठीक थे। yes, सही समझ आया। अब आ गई समझ? अगर खराब हो तो मैं एक्चुअल वैल्यू चेंज करूंगा। नहीं, खराब है कि फिर एप्सिलॉन में मसला है, फिर मैं एप्सिलॉन को चेंज Actually, करूँगी। आपने एक एग्जांपल सेट किया जिसमें आप ही सब कुछ करें। एग्जैक्टली, एग्जाम्पल डमी एग्जाम्पल जिसमें मैं एज्यूम करूँ कि इसकी एक्शन वैल्यू ये है, लेकिन जब वो एक्चुअली इन्वायरमेंट में जाएगा तो फिर तो इन्वायरमेंट उसको रिवॉर्ड देगा। ठीक, चलें जी, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस एग्जांपल। अच्छा, सो टेस्ट बेड की हम बात कर रहे थे। 10 आर्म टेस्ट बेड में क्या हो रहा है कि वी हैव 10 एक्शंस, हर एक्शन की ट्रू वैल्यू हम दे रहे हैं इसको। ठीक, हम खुद से एज्यूम कर रहे हैं कि इस एक्शन की ट्रू वैल्यू ये है, इस एक्शन की ट्रू वैल्यू ये है, और हम कैसे दे रहे हैं? नाउ दैट्स अ क्वेश्चन। हम खुद से रैंडमली वैल्यूज नहीं देते, हम खुद रैंडम वैल्यूज देते हैं, बट वो रैंडम वैल्यूज किसी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा। सो जो रैंडम वैल्यूज हम देंगे Q स्टार हर एक्शन की A1 से लेकर A10 तक, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आएंगी। ठीक, अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास क्या होंगे? A1, A2, A3 अप टू A10, और यहाँ पे उनकी Q स्टार वैल्यूज हैं। तो A1 की कोई Q स्टार वैल्यू होगी, A2 की Q स्टार वैल्यू कुछ और होगी, A3 की Q स्टार वैल्यू कुछ और होगी, लेकिन ये वैल्यूज आई कहाँ से हैं? एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आई हैं। ठीक, और जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर करते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को 2 चीज़ डिफाइन करती हैं, एक उसका मीन क्या है और दूसरा उसका वेरिएंस क्या है। तो Q स्टार की वैल्यूज़ हम जिस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से निकाल रहे हैं उसका मीन 0 है। इसका क्या मतलब है कि अगर 10 एक्शन वैल्यूज़ हैं तो ऑन द एवरेज 5 एक्शन वैल्यूज़ नेगेटिव में होंगी ऑन द एवरेज, और 5 एक्शन वैल्यूज़ पॉजिटिव में होंगी। ठीक, और अगर उनका वेरिएंस 1 है तो इट मीन्स कि उन एक्शन वैल्यूज़ 10 की 10 का जो आप वेरिएंस निकालेंगे वो 1 होगा, बट वो ज़रूरी नहीं कि वो 1 ही हो। ठीक, बिकॉज वो 1 तब होता है व्हेन यू टेक आउट अ वेरी लार्ज सैम्पल फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर आप सिर्फ 10 वैल्यूज ही ले रहे हैं तो उनका वेरिएंस एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, लगभग 1 होगा। ठीक, मैं आपको इसकी एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाती हूँ। सो दिस इज द 10 आर्म टेस्ट बेड। ठीक, हमारे पास कितने एक्शंस हैं? 1 से लेकर 10 तक, और हर एक्शन की वैल्यू होगी। Q steric 1 represents the action value of action 1, Q steric 2 represents the action value of 2 and so on। आप देख सकते हैं कि 5 वैल्यूज ऑलमोस्ट पॉजिटिव होंगी, 5 वैल्यूज ऑलमोस्ट
नेगेटिव होंगी। ठीक, तो इनका मीन क्या होगा, 0 होगा ऑन द एवरेज। इसी तरह इनकी जो वेरिएंस होगी वो क्या है, 1 है। तो ये जो 10 वैल्यूज हम जनरेट करते हैं, हम रैंडमली जनरेट करते हैं फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडमली क्या मतलब है कि एक दफ़ा आपने जनरेट की तो हो सकता है कि इनकी वैल्यूज कुछ और हों, सेकेंड टाइम आप जनरेट करेंगे तो हो सकता है कि इनकी वैल्यूज कुछ और हों। ठीक, फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स जब आप इनको जनरेट करेंगे तो क्या होगा, फिर इनका मीन 0 होगा और वेरिएंस 1 होगा। सो ये वैल्यूज हम खुद से दे रहे हैं। इट मीन्स कि हर एक्शन की वैल्यूज हम खुद से दे रहे हैं बाय फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम एक ही दफा जनरेट करेंगे ना, बार-बार। अच्छा भी हम आते हैं, पहले एक दफ़ा सोचें, पहले एक दफ़ा इसको देख लें कि पहले हर एक्शन की जो वैल्यू है वो हमने एक दफ़ा निकाली फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ तक क्लियर है? हमने ऐसे वैल्यूज निकाली जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। यस, यानी अगर आप इन 10 वैल्यूज को अगर आप प्लॉट करें तो लगभग उसकी शेप जो होगी वो नॉर्मल की होगी, लगभग, नॉट एग्जैक्टली। बिकॉज एग्जैक्टली कब होगी, जब आप उसको बार बार फॉर एग्जाम्पल 1000 टाइम्स आप करें। यानी मैम ये आपने अभी पॉपुलेशन का डाटा वो सेट कर दिया। अभी पॉपुलेशन पे नहीं, अभी तो हम एक एग्जाम्पल की बात आपने कर रहे हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों ली? अच्छा, क्यों ली उस पर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले हम करते हैं कि नॉर्मल ही लेनी है। ठीक, अच्छा, तो हो सकता है फर्स्ट टाइम जो आपके पास वैल्यूज आए, 10 एक्शंस हैं, उन एक्शंस की वैल्यूज को अगर आप प्लॉट करें, एक दफ़ा जनरेट की हैं तो वो जरूरी नहीं कि वो ऐसी ही आए। आपने सेकेंड टाइम सपोज जनरेट करेंगे तो वो कुछ और आएंगी, आप थर्ड टाइम जनरेट करेंगे तो वो कुछ और आएंगी। फॉर एग्जाम्पल आपने 1000 टाइम जनरेट की और 1000 टाइम्स में A1 जितनी दफ़ा आया है आप उनका एवरेज कंसिडर करें। इस तरह A2 जितनी दफ़ा आया है आप उसका एवरेज कंसिडर करें और फिर इसको अगर आप प्लॉट करेंगे तो फिर ये एक अच्छी शेप बनेगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक, ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन से हम वैल्यूज एक दफ़ा जनरेट करते हैं और उसी डिस्ट्रीब्यूशन से हम वैल्यूज दूसरी दफ़ा जनरेट करेंगे तो वो एग्जैक्टली सेम नहीं होंगी, वो उनमें डिफरेंस होगा। हाँ, अगर आप फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट करते हैं तो फिर वैल्यू सेम आना स्टार्ट। स्टैंडर्ड एरर कम होता है। यस, ठीक। तो यहाँ तक क्लियर है कि हम लोग क्या करेंगे, हर एक्शन की वैल्यू हमने खुद से इसको असाइन कर ली फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब रिवॉर्ड की वैल्यूज भी हमें डिसाइड करनी है कि इस एजेंट को क्या रिवॉर्ड मिलेगा, कि अगर वो एक्शन करता है तो उसको रिवॉर्ड क्या मिलेगा। मैम, फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? एक ही बात नहीं, मतलब हमने वैल्यूज ऐसे दी कि वो फॉर्म करे। नहीं, उस वैल्यूज को जनरेट करने के लिए हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज किया है। मैं आपको दिखाती हूँ। नमपाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रैंडम नंबर्स। और रैंडम नंबर जब कंप्यूटर जनरेट करते हैं दे आर नॉट प्योरली रैंडम नंबर्स, नॉइज भी उसमें होती है। वो सूडो रैंडम नंबर्स कहलाते हैं। रीज़न क्या है, उसको सूडो रैंडम क्यों कहते हैं? एक कंप्यूटर रैंडम नंबर जनरेट क्यों नहीं कर सकता? कि वो अपनी एनवायरनमेंट से वो होता है, इन्फ्लुएंस होता है मेरे ख्याल। यस, अगर कंप्यूटर ने जनरेट करना है एक रैंडम नंबर को तो किसी स्टेप्स को फॉलो करेगा ना। यस, तो अगर वो स्टेप्स को फॉलो करके एक चीज़ जनरेट कर रहा है और इफ़ ये तो रैंडम तो ना हुआ, तो फिर हमें वो रैंडम नज़र आता है। वो रैंडम नज़र क्यों आता है? बिकॉज अगर हमें उन स्टेप्स का ना पता हो तो दे अपीयर टू बी रैंडम, बट वंस वी नो व्हाट आर द स्टेप्स बीइंग फॉलोड तो फिर वो रैंडम तो नहीं हुआ। ठीक, तो कंप्यूटर जो नंबर जनरेट करता है वो सूडो रैंडम नंबर्स होते हैं। सूडो रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए डिफरेंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ की जाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये क्या करता है, ये ट्रू वैल्यू जनरेट करेगा। कितनी ट्रू वैल्यू जनरेट करेगा? के इज द वैल्यू, के वैल्यू क्या है यहाँ पे 10। के ऑन बैंडेड मीन्स के रिप्रेजेंट्स के कितने एक्शंस हैं। तो अगर एक्शंस 10 हैं तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी 10। और ये मेथड क्या करता है, 0 एक ऐसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी मीन 0 है, जिसका वेरिएंस 1 है, उसमें से एक दफ़ा वो 10 वैल्यू जनरेट करके इस वाली अरे या में डाल देगा। लेकिन इसी लाइन को अगर आप सेकेंड टाइम रन करेंगे तो आपको डिफरेंट वैल्यूज आएंगी इसमें। इसी को अगर आप थर्ड टाइम रन करेंगे तो कुछ और डिफरेंट।
लेकिन वो इतनी डिफरेंट नहीं होंगी कि वो बिल्कुल उनका आपस में कोई आपको नजर ना आए, नहीं, दे विल बी फॉलोइंग द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन टू सम एक्सटेंट। क्लियर ये बात? तो एक्शन वैल्यूज हमने यहाँ से दे दी, रिवॉर्ड कहाँ से देंगे? जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हुई है वो भी किसी डेटा से फॉर्म हुई होगी। अब ये मेथड किस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम वैल्यू जनरेट कर रहा है, उसके अपने एल्गोरिथम्स हैं, यस, ठीक, उस पर हमें बात नहीं करी। वी आर एज्यूमिंग कि बस ये हमें एक यानी ये लाइन जब लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट की जाएगी, इसको जरा समझिए, ये प्रोबेबिलिटी इस लाइन इस मेथड को अगर आप फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम रिपीट करेंगे तो जो वैल्यूज आप प्लॉट करेंगे वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की हमें शेप नजर आएगी। क्यों? बिकॉज इसने एक खास मेथड को फॉलो किया हुआ है, वो मेथड हमेशा आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज ही देता है। इफ यू आर मोर इंटरेस्टेड तो इट्स कॉल्ड बॉक्स म्यूलर मेथड। म्यूलर मेथड कि वो किस तरह नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट करता है, अ वेरी सिंपल मेथड। सो ट्रू वैल्यूज हम वहाँ से जनरेट कर रहे हैं, और रिवॉर्ड्स कहाँ से जनरेट करेंगे? फिर जब हमें एक्शन की ट्रू वैल्यू जनरेट कर ली तो अब एक्शन A1 करेंगे, वो डिफरेंट टाइम स्टेप्स पे डिफरेंट रिवॉर्ड्स देगा, ठीक। अगर मैं 1000 टाइम स्टेप्स लूँगी तो वो 1000 रिवॉर्ड्स देगा। अब उन रिवॉर्ड्स की वैल्यूज कहाँ से आएंगी? वो भी हम जनरेट करेंगे, वो भी हम देंगे, बिकॉज हम ही इन्वायरमेंट है अब। तो वो जो रिवॉर्ड्स की वैल्यूज होंगी वो अगेन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगी। यानी A1 को मैंने लिया तो रिवॉर्ड R1 भी आ सकता है, R2 भी आ सकता है, R1000 भी आ सकता है, लेकिन हर रिवॉर्ड की वैल्यू क्या है? वो अगेन एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रही है। दो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, एक है एक्शन वैल्यूज, हर एक्शन की जो वैल्यू है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहा है, ठीक। फिर जब एजेंट वाकई में एक्शन करेगा तो उस एजेंट को क्या क्या रिवॉर्ड मिल सकते हैं, वो भी किस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे हैं? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। कोई बता सकता है कि इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मीन वैल्यू क्या होगी? अगर A1 की मुझे कौन सी वैल्यू पता होगी तो वो रिवॉर्ड्स की मीन वैल्यू होगी, ट्रू वैल्यू। सो दिस इज बेसिकली Q स्टार ऑफ A1। इन रिवॉर्ड्स का जब आप मीन लेते हैं तो वही तो Q स्टार A1 होता है। नहीं, सब चलेगा, दोबारा रिपीट करते हैं। प्रॉब्लम क्या है? हम ये कर क्यों रहे हैं? हम ये इसलिए कर रहे हैं कि हम खुद से एक टेस्ट इन्वायरमेंट सेट कर रहे हैं। टेस्ट इन्वायरमेंट सेट करने का मतलब है कि हम एक्शन की वैल्यूज भी खुद बता रहे हैं कि ये एक्शन की ट्रू वैल्यूज हैं, और फिर जब एजेंट उन एक्शंस को करता है तो रिवॉर्ड भी हम बता रहे हैं कि अब एजेंट को ये रिवॉर्ड मिला है, ठीक। तो दोनों चीज़ें हमने प्रोवाइड करनी है। एक्शन वैल्यूज, देयर आर 10 एक्शंस, 1 से लेकर 10 तक। तो हर एक्शन की जो एक्शन वैल्यू है वो हमने देनी है, इस तरह देनी है कि वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं। यहाँ तक बात क्लियर है? दिस इज द Q स्टार ऑफ A। तो एक्शन 1 के लिए Q स्टार की और वैल्यू होगी, एक्शन 2 के लिए Q स्टार की कुछ और वैल्यू होगी जो ट्रू वैल्यू है, एक्शन 3 के लिए Q स्टार की वैल्यू कुछ और होगी, ठीक। लेकिन वो वैल्यूज इस तरह हैं कि अगर आप उनको प्लॉट करें तो आपको नॉर्मल नज़र आएंगी। फिर अब ये तो ट्रू वैल्यूज़ हो गई। ट्रू वैल्यूज़ तो एजेंट को पता ही नहीं है, ये तो हमें पता है। एजेंट को क्या नज़र आना चाहिए लर्निंग के दौरान? उसकी लर्निंग कैसे होगी? उसको रिवॉर्ड्स, तो इट मीन्स कि वो रिवॉर्ड्स भी हमने इसको दिखाने हैं एजेंट को, ठीक। अब वो रिवॉर्ड कहाँ से आएंगे? अब मैंने क्या करना है? अब मुझे पता होना चाहिए कि अगर एक्शन A1 लिया जाता है तो एजेंट को कौन कौन से रिवॉर्ड नज़र आएंगे, ठीक है। अब A1 एक्शन लेता है तो एजेंट को डिफरेंट रिवॉर्ड नज़र आ सकते हैं। कितने रिवॉर्ड नज़र आएंगे? अगर एक एजेंट 1000 टाइम स्टेप्स तक लर्निंग करता है, अगर वो 1000 टाइम स्टेप्स तक लर्निंग करता है तो हर टाइम स्टेप पे उसको रिवॉर्ड की वैल्यू मिलेगी ना। अब वो रिवॉर्ड की वैल्यू क्या है? क्या वो हर टाइम स्टेप पे एक ही रिवॉर्ड उसको मिल रहा है? अगर तो हर टाइम स्टेप पे उसको एक ही रिवॉर्ड मिल रहा है तो फिर तो क्या होगा? इट विल बी समथिंग लाइक दिस। हर टाइम स्टेप पे टाइम इज इक्वल टू 0 पे भी उसको एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड मिला, सपोज 2, टाइम इज इक्वल टू 1 में भी इसको 2 मिला, टाइम इज इक्वल टू 2 पे भी इसको 2 मिला, तो फिर तो हम कहेंगे ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि नहीं,
हर टाइम स्टेप पे उसको सेम रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, डिफरेंट टाइम स्टेप्स पे उसको डिफरेंट रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं बेस्ड ऑन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कुछ रिवॉर्ड्स की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होंगी अकर होने की, कुछ रिवॉर्ड्स की प्रोबेबिलिटी कम होगी। ये इसलिए कि हम ये वैल्यूज रिवॉर्ड आ भी उसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रही है, तो अगर हम उसको n टाइम्स करेंगे तो नहीं, देखिए दोनों अलग बातें हैं जी। ये जो रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आप बना रही हैं, ये आप हर एक्शन के लिए बनाएंगी, ये 1 के लिए Yes, बनाएंगी, ये 2 के लिए exactly. बनाएंगी, और उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होगी वो उसकी मीन वैल्यू होगी। यस, यही है। ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। हो सकता है कि एक्शन वैल्यूज नॉर्मल हों, ठीक। फॉर एग्जांपल ये एक्शन वैल्यू सपोज करते हैं ये 1 है, ये वाकई में 2 है, ये 4 है, ये कोई 7 है, ये फिर दोबारा क्या होगी 3 हो गई एंड समथिंग लाइक दैट जी। डिफरेंट होंगी, लेकिन अगेन वो उस पर हम आते हैं। लेकिन फिलहाल एक दफ़ा की समझ आ रही है कि एक दफ़ा में क्या हो रहा है। सपोज ये डिफरेंट एक्शन वैल्यूज़ हैं, एक्शन 1 की वैल्यू 1 है, 2 की 2 है, 3 की 4 है सपोज। अब ये भी तो हो सकता है कि अगर एक एक्शन 1 है उसकी अगर एक्शन वैल्यू मैंने क्या लिखी है, एक्शन 1 की एक्शन वैल्यू मैंने क्या मेंशन की है 1, तो वो 1 तब भी तो आ सकती है ना। और बेसिकली ये ट्रू वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, इट इज़ द एक्सपेक्टेड सम ऑफ द व्हाट रिवॉर्ड्स। यानी इस एक्शन 1 को जब मैंने फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइम किया तो मुझे ऑन द एवरेज क्या रिवॉर्ड मिल रहा था, ठीक। तो अगर एक एक्शन की ट्रू वैल्यू 1 है, इट मीन्स कि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड्स क्या है 1 है, ठीक। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि जब जब ये एक्शन लिया गया उसको रिवॉर्ड 1 ही मिलता गया, ठीक। तो एवरेज 1 हुआ ना। और इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नहीं 50% ऑफ द टाइम उसको +1 मिला, और सॉरी +2 मिला, और 50% ऑफ द टाइम उसको -1 मिला सपोज, तो दैट्स व्हाई द एवरेज इज 1। तो इट मीन्स कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन एक्शन के लिए हमारे पास रिवॉर्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो सकती है। यूनिफॉर्म के केस में क्या होगा कि हर रिवॉर्ड के आने के इक्वल चांसेस हैं, लेकिन हम यहाँ पे कहें कि नहीं, हर रिवॉर्ड के आने के इक्वल चांसेस नहीं है। बेशक एक्शन वैल्यूज की डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो, रिवॉर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हो सकती है, हमने जानबूझ के यहाँ पे नॉर्मल रखी है, ज़रूरी नहीं कि वो नॉर्मल ही हो। शाफी अब क्लियर है? अगर वो बार बार एक्शन 1 ले रहे तो नॉर्मल ही होगी, नॉर्मल ही यूनिफॉर्म, लेकिन फिर एक्शन वैल्यू तो 1 ही रही थी ना। तो एक्शन वैल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफरेंट थी, और उस एक्शन से जो हमें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ और बात है, ठीक। तो हम क्या कह रहे हैं कि इस हर एक्शन के लिए जो हम रिवॉर्ड्स ले रहे हैं उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। तो अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है रिवॉर्ड्स के लिए भी, वेयर ये R1 होगा, ये R2 होगा और ये Rn होगा, तो इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की मीन वैल्यू क्या होगी, एक्सपेक्टेड वैल्यू। इसी तरह अगर मुझे सेकंड एक्शन की मुझे ट्रू वैल्यू पता है, ठीक, तो उसके रिवॉर्ड्स मैं कैसे जनरेट करूंगी, बाय फॉलोइंग अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी अगर मैंने एक्शन 2 को मैं लेती रहूं तो जो जो रिवॉर्ड्स मिलते जाएंगे वो भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे, सच दैट द मीन वैल्यू ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज Q स्टेरिक 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू। किसी को बिल्कुल, वो कौन है जिनके बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर रहा है, जिनको कुछ समझ आ रही है इट्स ओके, जिनको बिल्कुल समझ नहीं आ रही बता दें। जो समीर रहमान के साथ बैठे हैं, ये मुझे लग रहा है कि बिल्कुल नहीं आ रही समझ, या आ रही है? पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू जनरेट करेंगे हर एक्शन की, और फिर उससे हम रिवॉर्ड जनरेट करेंगे। हर एक्शन के लिए हम रिवॉर्ड जनरेट करेंगे, Yes. जिसका मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू के यस, अब क्लियर जी। इसको आप इस तरह ये समझा दें कि पहले एक फर्जी नंबर ले लें और एक ट्रायल रन करके दिखा दें, अच्छा। और फिर बाद में उस फर्जी नंबर को इस तरह जो मेथड आप फॉलो करेंगे वो फॉलो करें, ये भी तो ठीक, आते हैं उस पर। अच्छा, गुड क्वेश्चन। तो इन रिवॉर्ड्स के अगर मीन जो है वो Q स्टार होता है तो उसका वेरिएंस 1 है, तो वेरिएंस विल रिमेन 1 बट द मीन इज Q स्टार। तो हम दो बातें कर रहे हैं, पहले हम
ट्रू वैल्यूज निकालते हैं फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसकी मीन 1 है, जिसका मीन 0 है और वेरिएंस 1 है, और फिर हर एक्शन के लिए हम रिवॉर्ड जनरेट कर रहे हैं फ्रॉम अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिसका मीन एक्सपेक्टेड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू है और जिसका वेरिएंस 1 है। ठीक, तो फिर क्या करेंगे, फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते जाएंगे। लेकिन ये 10 बात सुने, मैम ये पूरा सिनेरियो हम अज्यूम कर रहे हैं, ये रियल टाइम में भी बिल्ड करने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ता है? यस, देखें कुछ ना कुछ हमें नॉलेज रियल टाइम की होनी चाहिए। तो हम आगे एग्जांपल देखेंगे कि अगर हम रोबोट से कुछ लर्न कराना भी चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ पे किन रिवॉर्ड्स को हम एक्सपेक्ट करते हैं। अच्छा जी, सो इन शॉर्ट वी हैव 10 एक्शंस, वी हैव क्यू स्टार वैल्यूज ऑफ दीज 10 एक्शंस। तो 10 वैल्यूज यहाँ से आएंगी और फिर हर एक्शन के लिए हमारे पास रिवॉर्ड्स होंगे। लेकिन कितने रिवॉर्ड्स होंगे हर एक्शन के लिए? जिनसे मैं पूछूं, जो पीछे बैठे हुए हैं, सबसे पीछे, जी आंखें बंद कर लीजिए अभी, बताएं। 10 एक्शंस हैं, हर एक्शन की क्यू स्टार वैल्यू हमने खुद से जनरेट कर ली। ठीक, अब जब हम हर एक्शन लेंगे तो मैक्सिमम कितने रिवॉर्ड हो सकते हैं हर एक्शन के लिए, वो किस पे डिपेंड करता है? क्वेश्चन मेरा ये है कि 10 एक्शंस हैं, हर एक्शन की फिर कोई ट्रू वैल्यू होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि वो एक्शन कितना बुरा है कितना अच्छा है, वो हम खुद से जनरेट कर लेंगे। फिर हर एक्शन के लिए फिर हमने रिवॉर्ड भी जनरेट करने हैं कि जब ये एक्शन लिया जाए तो क्या क्या रिवॉर्ड हो सकते हैं, वो कितने रिवॉर्ड्स होंगे हर एक्शन के लिए, वो किस पे डिपेंड करता है? टाइम स्टेप, देखिए हम कितने टाइम स्टेप्स ले रहे हैं। तो अगर हम 1000 टाइम स्टेप ले रहे हैं तो इट मीन्स कि हर एक्शन की रिवॉर्ड्स के नंबर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 1000। जरूरी नहीं कि हर एक 1000 हो, बट मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 1000 की। अगले क्लास में क्विज है, फिर पता चल जाएगा किसको कितनी समझ आ रही है। यही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ठीक, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो भी रहे, नहीं भी हो रहा। सो समी और रहमान एंड फयाज पूछे मुझसे, या आपस में क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे, रिवीजन है। चलें फिर फयाज मैं आपसे पूछती हूँ। 10 एक्शंस हैं, 10 क्यू स्टार वैल्यूज हैं और हर एक्शन के लिए हमने मैक्सिमम 1000 रिवॉर्ड जनरेट किए। ठीक, बिकॉज हम 1000 स्टेप्स ले रहे हैं। इसको हम कहेंगे 1 रन। ये एक दफ़ा हमने एजेंट की लर्निंग करा ली, लेकिन एक दफ़ा रन इज़ नॉट इनफ। हम कितनी दफ़ा उसकी लर्निंग कराएंगे? 2000 टाइम्स। ठीक, तो हर दफ़ा इट मीन्स कि देयर आर 2000 मल्टी आर्म्ड बैंडिट प्रॉब्लम्स। हर प्रॉब्लम में 10 एक्शंस हैं, हर एक्शन की 10 वैल्यूज़ हैं और हर वैल्यू के 1000 रिवॉर्ड्स हो सकते हैं, बिकॉज हर एक्शन जो एजेंट जो ले रहा है उस एक दफ़ा वो 1000 स्टेप ले रहा है। सवाल भी कर जी, सवाल भी कर नजर आ रहा है। मुझे आप लोग के सवाल की समझ नहीं रहा, मैं ब्लैंक हो गई। सवाल कहाँ गया फयाज का? वो समझ ही नहीं आया सवाल आपको मैं आपको एक्सपेरिमेंट समझा रही। एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट क्या है? वी हैव टू परफॉर्म 2000 मल्टी आर्म बैंडिट एक्सपेरिमेंट्स। 2000 करेंगे हम एक्सपेरिमेंट्स। नहीं नहीं नहीं, मशीन पर 10 मशीन है। चुप कर जाए, मुझे बोलने दें। 2000 टाइम्स हम एक्सपेरिमेंट रन करेंगे। एक सिंगल एप्सिलॉन वैल्यू के साथ। गुड क्वेश्चन। नहीं, सवाल यस, 2000 फॉर 1 एप्सिलॉन और इसी में फिर सेकंड एप्सिलॉन को फिर 2000 फॉर थर्ड। गुड क्वेश्चन। सो हर एप्सिलॉन के लिए हम 2000 करेंगे। ठीक, वैसे आप आगे जाए, थोड़ा सा पीछे हो जाए। पहले हम एक एप्सिलॉन पे तो एग्री कर जाएं। एप्सिलॉन को तो हमें बुरा ही हुआ था, एप्सिलॉन को भी रहने दें। हमारा एक्सपेरिमेंट क्या है कि हमने 2000 टाइम एक्सपेरिमेंट रन करना है। हर एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 10 बैंडिट्स हैं। नहीं, अभी स्टेप तक नहीं पहुँचे। हर एक्सपेरिमेंट में हमारे पास 10 बैंडिट्स हैं। तो अगर 10 बैंडिट्स है इट मीन्स कि हमारे पास 10 एक्शंस हैं। तो 10 अगर एक्शंस हैं तो हर एक्शन की कितनी वैल्यूज होंगी? एक वैल्यू होगी। वी हैव 10 एक्शन वैल्यूज। क्लियर? अब हर एक्शन जो है वो कितनी दफ़ा मैक्सिमम लिया जा सकता है?
1000 टाइम्स, ठीक। तो रिवॉर्ड की वैल्यू क्या होगी? हर एक्शन के लिए रिवॉर्ड की वैल्यू क्या हो सकती है? हर एक्शन के लिए कितने रिवॉर्ड आ सकते हैं? मैक्सिमम 1000, मैक्सिमम कह रहे हैं, ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट है। तो अब हम क्या करना चाहते हैं? पहले एप्सिलॉन की वैल्यू को फिक्स कर लेंगे 0 और 2000 टाइम्स एक्सपेरिमेंट रन करेंगे और फिर क्या देखेंगे कि एवरेज रिवॉर्ड क्या है। फिर एप्सिलॉन की दूसरी वैल्यू कंसिडर करेंगे और फिर एप्सिलॉन की तीसरी वैल्यू कंसिडर करेंगे। सो इट विल टेल अस के विच वन इज बेटर। सो दिस एक्सपेरिमेंट सेटअप इज कॉल्ड 10 आर्म्ड टेस्ट बेड। हर स्लॉट मशीन जो है वो एक एप्सिलॉन की वैल्यू पे चल रही है। यस, हर स्लॉट मशीन एक एप्सिलॉन की वैल्यू पे एक दफ़ा चली, फिर 2000 दफ़ा चली, ठीक। फिर दूसरी स्लॉट मशीन भी 2000 दफ़ा चलेगी और 2000 में भी वो 1000 एक्शंस करेगी, 1000 दफ़ा एक्शंस करेगी। करते रहें, पहले जरा इस डायग्राम को समझें। कमिंग बैक टू दिस डायग्राम, चलें यहाँ पे देखें कोड को। K is 10 क्या मतलब है? जो आखिर में बैठे क्या नाम है कि कहाँ देख रहे हैं बेटे? नहीं आएगी समझ फिर। अगर अब तक कुछ समझ नहीं आई फिर भी देख लें, शायद समझ आ जाए। सो इफ K is 10 इट मीन्स के वी है 10 एक्शंस। टाइम स्टेप्स 1000 क्या मतलब है कि 1000 दफ़ा जो हम वो एक एक्सपेरिमेंट है। एक एक्सपेरिमेंट में हम 1000 टाइम स्टेप्स लेंगे और फिर हम 2000 एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, ठीक। नंबर ऑफ रन्स क्या है? 2000। एप्सिलॉन की कितनी वैल्यूज के लिए एक्सपेरिमेंट रन करेंगे? 3 वैल्यूज के लिए। एवरेज रिवॉर्ड्स स्टार्ट में एवरीथिंग इज 0, हमें नहीं पता। तो np.0 numpy कि उसको यूज़ करके .0 क्या करता है? एक 2 डायमेंशनल अरे जनरेट करता है जिसमें हर एक वैल्यू क्या होगी? 0 होगी और उस अरे की डायमेंशंस क्या हैं? सो द फर्स्ट डायमेंशन इज लेंथ ऑफ एप्सिलॉन्स। तो एप्सिलॉन्स की लेंथ क्या है? 3। तो वी हैव अ 2 डायमेंशनल अरे जिसमें 3 रोज होंगे, ठीक। और कितने कॉलम्स होंगे? कहाँ गए? कितने कॉलम्स होंगे? 1000, ठीक। इट मीन्स कि हर एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए हम 1000 टाइम स्टेप्स ये वैल्यूज एक दफ़ा नोट करेंगे और फिर 2000 टाइम्स क्या करेंगे? आगे देखते हैं। ऑप्टिमल एक्शन काउंट क्या कहता है? इट्स ऑल्सो अ नंपाई एरे विद जीरोस, ठीक है, लेकिन दोनों के डिफरेंट मतलब हैं। ये मुझे बताता है कि ऑन दी एवरेज मुझे रिवॉर्ड क्या क्या मिलता रहा है। फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन 0 पे अगर 1000 टाइम स्टेप्स तक मैं रन करूं एक एक्सपेरिमेंट को और फिर इसको 2000 दफ़ा रन करूं तो एवरेज रिवॉर्ड ये आ रहा है। एप्सिलॉन 0.1 के लिए एवरेज रिवॉर्ड ये आ रहा है और एप्सिलॉन 0.01 के लिए एवरेज रिवॉर्ड ये आ रहा है, ठीक। दिस इज़ वन मैट्रिक जो हमें बता रहा है कि तीनों में से कौन सा बेहतर है, ठीक है। ऑन द एवरेज हमें कितने रिवॉर्ड मिल रहे हैं। दूसरा मैट्रिक क्या है कि किस एल्गोरिथम में हमने कितनी दफ़ा ऑप्टिमल एक्शन लिया है। फॉर एग्जाम्पल एप्सिलॉन 0 ग्रीडी एल्गोरिथम में 30% ऑफ द टाइम्स जो एक्शन हम ले रहे थे वो वाकई में ऑप्टिमल एक्शन था। इट मीन्स कि 70% ऑफ द टाइम जो हम एज्यूम कर रहे थे कि बेस्ट था वो बेस्ट नहीं था, ठीक। एप्सिलॉन 0.1 वाले में क्या हो रहा है? आखिर में जाके देखें कि 80% ऑफ द टाइम जो हम एक्शन ले रहे हैं वो वाकई में ऑप्टिमल एक्शन है, ठीक। सो दीज टू आर डिफरेंट मैट्रिक्स। तो इसके लिए हमने क्या 2 एरेज इनिशियलाइज की हैं, एक एवरेज रिवॉर्ड्स की और ऑप्टिमल एक्शन काउंट की। दोनों का हम आखिर में प्लॉट करेंगे। सबसे पहले लूप कितना रन हो रहा है? 3 टाइम्स। अगर 3 एप्सिलॉन की वैल्यूज हैं तो आउटर लूप 3। हर एप्सिलॉन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? बातें नहीं बेटे, यहाँ हर एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए हम 1000 टाइम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक। एप्सिलॉन 0 के लिए हम 1000 टाइम एक्सपेरिमेंट करेंगे, एप्सिलॉन दूसरे के लिए 0.1 के लिए हम 1000 टाइम करेंगे एंड सो ऑन।
जी यानी जो एप्सिलॉन की बात कर रही हैं आप, हम्म। ये वो जो हम एक्सप्लोर कर रहे हैं Exactly. उसकी ratio है, उसकी जो या ratio है। उसी हम नहीं, जो एक्सप्लोर कर रहे हैं, एप्सिलॉन 0 का मतलब है कि हम एक्सप्लोर बिल्कुल नहीं कर रहे, हर दफ़ा हम ग्रीडी एक्शन ले रहे हैं। 0.1 का मतलब है कि हम 10% ऑफ द टाइम 0.1 एक्सप्लोर, of, 2000 जो आपने जो बताया। नहीं नहीं, 0.1 ऑफ द 1000 कितने टाइम, अगर 1000 टाइम स्टेप में, तो इसमें कितने टाइम स्टेप में आपने ग्रीडी एक्शन लिया है, कितने टाइम स्टेप में आपने ग्रीडी एक्शन नहीं लिया। ठीक, अच्छा जी, अब मुझे ज़रा कंप्लीट करने दें, उसके बाद फिर मैं क्वेश्चन लूँगी। सो फॉर ईच वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन विल परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट 2000 टाइम्स, और हर दफ़ा हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रू वैल्यूज खुद से जनरेट कर रहे हैं। ठीक, ट्रू वैल्यूज क्या जनरेट कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जनरेट कर रहे हैं जिसका मीन 0 वेरिएंस 1, और कितनी ट्रू वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, जितने एक्शंस हैं। ठीक, और फिर ऑप्टिमल एक्शन इनमें से कौन सा होगा, तो ये हमें क्या करता है, एक रेडी है ना, ये हमें कह रहा है कि जिसकी मैक्सिमम क्यू ट्रू वैल्यू है वो जिस इंडेक्स पे है वो वाला एक्शन रिटर्न करो। सो बेसिकली ये हमें वो एक्शन रिटर्न करेगा जिसकी ट्रू वैल्यू मैक्सिमम होगी, और वो ट्रू वैल्यू हमने दी है। तो पहले हमने खुद से ट्रू वैल्यूज असाइन की हैं, और उन ट्रू वैल्यूज में से मैक्सिमम वाले एक्शन को हमने क्या कहा है, ऑप्टिमल एक्शन। तो वो वाकई में ऑप्टिमल एक्शन है। अब हमने देखना है कि क्या ग्रीडी एक्शन या ऑप्टिमल एक्शन सेलेक्ट करता है, या एप्सिलॉन ग्रीडी कितनी दफ़ा करता है। ये क्यू एस्टिमेट्स क्या चीज़ है, व्हाट इज क्यू एस्टिमेट्स ऑफ द एक्शन, जो कि अब एजेंट ने लर्न करनी है। तो ट्रू वैल्यू इज द एक्चुअल वैल्यू, ठीक, जो कि हमने खुद से दी हैं, और एस्टिमेट वो है जो कि अब एजेंट ने डिटरमिन करना है। तो स्टार्ट में कितने एक्शंस हैं, 10 एक्शंस हैं, तो 10 के 10 की एस्टिमेट्स क्या हैं, 0 हैं। हम स्टार्ट में कह रहे हैं कि हर एक्शन की वैल्यू क्या है, एस्टिमेट, हर एक्शन का एस्टिमेट 0 है। चलें कर लें कन्फ्यूजन के लिए करें। अच्छा, कन्फ्यूजन हो तो तैयब की कन्फ्यूजन जैसी होनी चाहिए। ठीक, अच्छा, और एक्शन काउंट, अब एक्शन काउंट क्या बता रहा है कि हर एक्शन जब लिया गया था तो कितनी दफ़ा लिया गया था। ठीक, तो स्टार्ट में हर एक्शन कितनी दफ़ा लिया गया है, 0 टाइम, तो हर एक्शन की एस्टिमेट भी 0 है, और हर एक्शन ये भी नहीं गया। ठीक? ये कौन सा है, अब यहाँ से 1000 टाइम्स हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी लर्निंग। अब हम यहाँ पे क्या डिसाइड कर रहे हैं, np.random.rand, ये एक रैंडम वैल्यू जनरेट करता है फ्रॉम 0 to 1। ठीक, अगर तो वो रैंडम वैल्यू एप्सिलॉन से कम है, एप्सिलॉन सपोज अब 3 वैल्यूज है ना, अब फर्स्ट टाइम कौन सी वैल्यू चूज हुई होगी, 0। तो अगर तो वो रैंडम वैल्यू जो 0 है वो 0 से कम है, तो फिर वो क्या लेगा, रैंडम एक्शन लेगा। बेसिकली ये क्या शो करता है, एप्सिलॉन शोज कि आप कितनी दफ़ा रैंडम लेंगे और कितनी दफ़ा ग्रीडी लेंगे। तो इसको हम कैसे करते हैं, हम एक रैंडम नंबर जनरेट करते हैं बिटवीन 0 and 1। सपोज एप्सिलॉन इज 0.2, तो अगर वो नंबर भी 0.2 से कम है तो फिर हम रैंडम एक्शन लेंगे, और अगर नंबर 0.2 से ज़्यादा है तो फिर हम ग्रीडी एक्शन लेंगे। अब कोई बता सकता है कि अगर ये लाइंस 1000 टाइम्स रिपीट हो रही हैं, ये लाइन 1000 टाइम रिपीट हो रही है ना, और एप्सिलॉन की वैल्यू सपोज 0.2 है, तो इट मीन्स कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये कितनी दफ़ा ट्रू होगी, 2 दफ़ा ट्रू होगी, अराउंड 200। गुड क्वेश्चन। ये बात क्लियर है कि अगर 1000 टाइम ये लूप चल रहा है तो वो जो रैंडम वैल्यू भी होगी वो 1000 टाइम जनरेट होगी, तो उन 1000 टाइम में से कितने टाइम वो 0.2 से कम होगी, 200 टाइम्स। 20% ऑफ द टाइम वो 0.2 से कम होगी, 80% ऑफ द टाइम वो 0.2 से ज़्यादा होगी। ठीक, तो इस तरह हम मेक श्योर करते हैं कि कब रैंडम एक्शन लेना है और कब ग्रीडी एक्शन लेना है। क्लियर सरमद? सो अगर तो रैंडम की वैल्यू एप्सिलॉन से कम है तो रैंडम एक्शन लो। ये क्या कर रहा है कि आउट ऑफ ऑल द के एक्शंस चूज एन एक्शन रैंडमली, उसको कहो ये एजेंट का एक्शन है। और अगर हम
एप्सिलॉन से ज़्यादा वैल्यू आती है, इट मीन्स कि हमने क्या लेना है, ग्रीडी एक्शन लेना है। तो ग्रीडी एक्शन कैसे लेंगे, अब तक के जो एस्टिमेट्स हैं, नॉट एक्चुअल वैल्यूज़, एक्चुअल वैल्यूज़ पे हम नहीं कर रहे, अब तक के जो एस्टिमेट्स हैं उसमें से मैक्सिमम किस एक्शन का एस्टिमेट है, उस एक्शन को हम फिर लेंगे। तो हमने क्या किया, हर टाइम स्टेप पे हम क्या डिसाइड कर रहे हैं कि ग्रीडी लूँ या रैंडम लूँ, ग्रीडी लूँ या रैंडम लूँ, ठीक। एंड वंस हम एक्शन ले लेंगे तो फिर क्या होगा, अब रिवॉर्ड उसको मिलना चाहिए ना, कि अगर मैंने एक्शन ले लिया तो अब रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो रिवॉर्ड थ्योरी में हमने डिस्कस नहीं किया कि हर दफा रैंडम ले या वो ले, ये जो हमने ये कहा था कि अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0.2 है तो 0.2 का क्या मतलब है कि 20% ऑफ द टाइम वो रैंडम लेगा और 80% ऑफ द टाइम वो ग्रीडी लेगा। यहाँ पे तो ये काम हो रहा है। यस, तो इट मीन्स का हर दफ़ा वो हर जीरो के केस में चूंकि ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी तो इट मीन्स कि हर दफ़ा वो ग्रीडी एक्शन ही ले रहा है। तो एप्सिलॉन जीरो का मतलब ये है कि वो ग्रीडी एक्शन ले रहा है। फिर हमने थ्योरी में क्या, सिर्फ हम ग्रीडीनेस और इसके लिए यस कि कितना ग्रीडी होना है। तो अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0.2 है, इट मीन्स कि 20% ऑफ द टाइम आपने ग्रीडी नहीं होना, 80% आपने ग्रीडी होना है। अगर एप्सिलॉन की वैल्यू 0 है, जैसे उन्होंने कहा मौसम ने, तो नहीं ग्रीडी होगा। एप्सिलॉन की वैल्यू 0 है तो ये कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी, वो हमेशा वही वाला एक्शन लेगा जिसका क्यू एस्टिमेट मैक्सिमम होगा। तो एक्शन तो उसने चूज कर लिया, या तो वो ग्रीडी होगा या वो रैंडम होगा बेस्ड ऑन दिस एप्सिलॉन वैल्यू। जब वो एक्शन लेता है अब उसको क्या रिवॉर्ड मिलना चाहिए, वो कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से जनरेट कर रहे हैं। और वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी हो जिसकी मीन वैल्यू क्या है, एक्शन की ट्रू वैल्यू, और जिसका वेरिएंस क्या है 1। तो वहाँ से उसको रिवॉर्ड मिल जाएगा, ठीक। अब वो पर्टिकुलर एक्शन कितनी दफ़ा लिया गया है उसका हमने काउंट बढ़ा दिया, ठीक। और अब उसका एस्टिमेट भी अपडेट करना है। एस्टिमेट अपडेट करने का क्या फार्मूला था, प्लस इक्वल से क्या मतलब है कि पुराने एस्टिमेट में आप क्या ऐड कर रहे हैं, रिवॉर्ड माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय एक्शन काउंट। तो ये वही फार्मूला ही है, ठीक। अच्छा, तो ये तो हमें एक रिवॉर्ड मिला, एक टाइम स्टेप पे एक रिवॉर्ड मिला। फर्स्ट टाइम स्टेप पे हमने एक एक्शन चूज किया, इधर रैंडम और ग्रीडी, उस एक्शन को करके हमें रिवॉर्ड मिला, उस रिवॉर्ड की बेस पे हमने एस्टिमेट निकाला। यहाँ तक क्लियर? यस मैम। और उस रिवॉर्ड को फिर हम इसमें ऐड करते जा रहे हैं, क्योंकि हमने एवरेज रिवॉर्ड को देखना है। और अगर तो वो एक्शन वाकई में ऑप्टिमल एक्शन था, तो हमें कैसे पता ऑप्टिमल एक्शन का, हमने ऑप्टिमल एक्शन क्यू वैल्यू से निकाला है, ट्रू वैल्यू से। तो यानी एक्शन जो हमने लिया है, चाहे वो ग्रीडी था या चाहे वो रैंडम है, क्या वो वाकई में अगर ऑप्टिमल एक्शन है, तो फिर क्या करो, तुम बताओ कि एप्सिलॉन की इस वैल्यू के लिए इस टाइम इंस्टेंट पे ऑप्टिमल एक्शन काउंट को इंक्रीज करो। तो ये एक एक्शन हमने लिया है। नेक्स्ट टाइम हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पे आएंगे। अब हमने सेकेंड टाइम स्टेप पे, सेकेंड टाइम स्टेप में हम लोग दोबारा क्या करेंगे, अब हमें दोबारा सोचना है ग्रीडी होना है या एक्सप्लोर करना है, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन, ठीक। उस एक्शन के बेस पे दोबारा उसको रिवॉर्ड मिलेगा। हो सकता है इस दफ़ा हमने क्या किया हो, कोई और एक्शन लिया हो, ठीक। तो किसी और एक्शन का एक्शन काउंट बढ़ जाएगा और फिर उस एक्शन का एस्टिमेट अपडेट हो जाएगा और फिर एवरेज रिवॉर्ड अपडेट हो जाएगा। और अगर तो अभी जो एक्शन लिया है अगर वो ऑप्टिमल एक्शन है या नहीं है, उसके बेस पे काउंट। तो बेसिकली 1000 टाइम्स जब ये ख़त्म हो जाएगा तो ये एक एजेंट ने एक दफ़ा अपनी सारी क्यू वैल्यूज़ निकाल दी हैं फॉर 1 एप्सिलॉन। लेकिन हम एक दफ़ा पे मुतमईन नहीं हैं, हमने 2000 दफ़ा किया कि वही एजेंट इस एप्सिलॉन की इस एक वैल्यू के लिए 2000 दफ़ा एक्सपेरिमेंट करें और हर एक्सपेरिमेंट में वो 1000 टाइम स्टेप ले रहे हैं, ठीक। तो ये एप्सिलॉन की एक वैल्यू के लिए, फिर दूसरी के लिए और फिर तीसरी के लिए हम लोग करेंगे और फिर इसको हम देखते हैं कि विच वन इज़ बेटर। लाइब्रेरी से सारा काम रीइंफोर्समेंट लर्निंग की यस मेथड्स है, आपने सारा लिखा है लाइब्रेरी से हो सकता है, लेकिन फिर आप कोर्स क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक। देखें, आप रीइंफोर्समेंट लर्निंग को पढ़ इसलिए रहे हैं कि वो लाइब्रेरी के मेथड्स कैसे इम्प्लीमेंट हुए हैं। जिसने रीइंफोर्समेंट लर्निंग नहीं पढ़नी उन्होंने उन मेथड्स को यूज़ करना है लाइब्रेरी से।
जी ये स्क्रैच से हो रहा है सारा। ये सारा स्क्रैच से है ना, इसमें हमने कोई भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग की लाइब्रेरी तो यूज़ नहीं की ना। ठीक करें, लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करना है वो हम आखिर में देख लेंगे ना। बट आपको पता है कि वो अब क्यू लर्निंग का एल्गोरिथम इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन हम लोग क्यू लर्निंग स्क्रैच से करेंगे। पता है FIP पे हम लोग बच्चे से ये तो हमारा गिला होता है कि वो फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, वो लाइब्रेरी यूज़ करते हैं, बट दे डोंट नो कि उस लाइब्रेरी में कोड कैसे काम कर रहा है। लेकिन अगर कह रहे हैं और उनको पता होता है तो फिर तो कोई मसला नहीं है, ये तो पता होना चाहिए। हम लाइब्रेरी यूज करेंगे। सभी यूज़ करते हैं। वी डू नॉट वांट यू टू री इन्वेंट द व्हील। आप बेशक व्हील को यूज़ करें, लेकिन पता हो कि वो किस तरह चल रहा है। So, अच्छा ये रन हो जाएगा, आप देख लेंगे। आपका काम क्या है, मैं ये नोटबुक शेयर करूंगी। आपने एप्सिलॉन की इन वैल्यूज को चेंज करना है, ठीक। 0.1 0.01 से चेंज करके देखेंगे कितना इफेक्ट आ रहा है। एंड दैट वाज एप्सिलॉन ग्रीडी। अब हमें आगे भी पढ़ना है, वी आर बहुत पीछे हम लोग। अभी तो टाइम खत्म हो गया। नहीं, पूरे 13 मिनट रहते हैं। छुट्टी होगी अभी घंटी हो जाएगी ना। ये तो 6 लाख नेक्स्ट टाइम चलेगा। मेरे को जो टाइम 6 लाख दफा चलेगा। Yes. 2000 into 1000 into 3। Yes. टीपीयू बोले मैम इस पर फिलहाल तो ये प्रोवाइड करेगी उनके पास एक दिया। अच्छा लेक्चर 4 भी कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक, जरा देख लें। मैम तो ही हो रही है, बच्चे रजिस्टर बंद कर बंद कर लें, ठीक। अच्छा ये जो प्लॉट्स हैं ये बुक से स्क्रीनशॉट लिए हैं, और जो एक्सपेरिमेंट हम रन करें तो वो ये प्लॉट्स ही आपको नजर आएंगे, ठीक। तो यहाँ से हम क्या एज्यूम कर रहे हैं जी, उसमें हम बात करते हैं। अब इस पे डिस्कशन करें, बताएं विच वन इज बेस्ट। 0.1 वाला, यानी अगर आप 10% ऑफ द टाइम एक्सप्लोरेशन करते हैं तो ऑन द एवरेज आपको रिवॉर्ड ज़्यादा मिलेगा। अगर आप ग्रीडी रहते हैं हमेशा तो कम होगा। तो फिर बताएं कि जी एक्सप्लोरेशन और नहीं करनी चाहिए। ये स्त्री आज मैं आपको नोटबुक दूंगी। इट मीन्स कि एक्सप्लोरेशन करना ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन एक वैल्यू ऐसी भी आएगी कि आपने इतनी एक्सप्लोरेशन कर ली कि आपको उल्टा कम रिवॉर्ड मिल रहा है। क्यों? बिकॉज आपका काफ़ी नॉलेज आ चुका था, आपको एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए था, आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन आ चुकी थी। नाउ यू शुड हैव एक्सप्लॉइटेड दैट इन्फॉर्मेशन। तो हर दफ़ा एक्सप्लोर करना भी गुड नहीं है। तो कितनी वैल्यू अच्छी है कितनी बुरी है वो आप वैल्यूज को चेक करें। यहाँ पे भी वी कैन सी के एप्सिलॉन 0.1 इज बेस्ट। अब आते हैं नॉन स्टेशनरी पे, ये हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में कर चुके हैं। सो लास्ट क्लास में हमने अल्फा की जगह क्या लिखा हुआ था यहाँ पे 1/n। 1/n इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू। 1/n इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज इट चेंजेस विद n। क्विज में ये भी आएगा, थर्सडे को क्विज है, ठीक आएगा ना बेटे, क्यों नहीं आएगा? मैंने अभी भी कहा कि ये सब कुछ आएगा, यही आएगा, मैंने भी नहीं कहा, ठीक। या क्विज के लिए जल्दी बढ़ा दी। यस ये तो ज्यादा करेंगे। नॉन स्टेशनरी के लिए अल्फा आ जाएगा। यस, तो वो पहले भी हमने कहने कि नॉन स्टेशनरी से अल्फा क्यों लगाते, बातें नहीं, बातें मतलब इसके बाद मेंटल हेल्थ की जरूरत। मेंटल हेल्थ अच्छी करने की जरूरत। बेटा मेंटल हेल्थ से सेंसिटिव इश्यूज थी तो उसको ज़रा लाइटली ना लिया करें, ठीक? शुक्र अदा किया करें कि आपको है। फिर के बाद शक हो जाता है शाफी कुछ तो सो नहीं, हम एक सेशन करा रहे हैं यस, जिसमें सारे बच्चे जाएंगे और हर एक की असेसमेंट होगी साइकोलॉजिस्ट, ठीक। चलें जी, मैं बोल रही सुने नहीं सुने, क्विज में क्वेश्चन आ रहे हैं। सो अल्फा को जो हम रिप्लेस अल्फा ने किसको रिप्लेस किया है 1/n को। 1/n इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक, लेकिन अल्फा इज अ कांस्टेंट वैल्यू। हमने देखा था कि 1/n का क्या फ़ायदा था। उसका फ़ायदा ये था कि जैसे जैसे n बढ़ता जाता है, ठीक, तो इट मीन्स कि ये वैल्यू छोटी होती जाती है। सो द न्यू एस्टिमेट जो है उसमें इतना चेंज नहीं आता, वो स्टेबल होना शुरू हो जाता है। इट्स अ गुड थिंग, कन्वर्ज हो रहा है। बट इट्स अ गुड थिंग व्हेन द प्रॉब्लम इज स्टेशनरी। स्टेशनरी मीन्स कि आपकी रिवॉर्ड की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज नहीं हो रही। अभी हमने रिवॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी ना, दैट वाज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हर दफ़ा रिवॉर्ड्स उसी डिस्ट्रीब्यूशन से अगर आ रहे हैं तो दैट इट्स अ गुड थिंग। बट व्हाट इफ द रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस, स्टार्ट में नॉर्मल है बाद में यूनिफॉर्म हो जाए,
तो फिर इसका क्या मतलब है कि जो बाद में आने वाले रिवॉर्ड्स हैं वो भी मैटर करते हैं, बिकॉज दीज आर कम्प्लीटली डिफरेंट रिवॉर्ड्स। तो अब हम इसको कांस्टेंट जब रखते हैं, इसका फ़ायदा ये होता है कि इस इक्वेशन से क्या फ़र्क पड़ता है कि ये जो बाद वाले रिवॉर्ड्स हैं उनको ज़्यादा वेट देता है। अगर हम इसको 1/n रखते हैं तो हमने क्या देखा था कि जैसे ही n की वैल्यू बड़ी होती जाती है तो वो आखिर वाले रिवॉर्ड्स को इतना वेट नहीं देता। लेकिन अगर हम इसको अल्फ़ा कर लेते हैं तो हम देखेंगे कि अभी आखिर वाले रिवॉर्ड्स को ज़्यादा वेट देगा। कैसे? Qn प्लस अल्फ़ा Rn, ये वही इक्वेशन है जो हमने लिखी है। अच्छा, इस अल्फ़ा को इक्वेशन को खोलें तो ये अल्फ़ा Rn माइनस अल्फ़ा Qn हो जाएगा। अल्फ़ा Rn यहाँ पे आ गया और Qn आपने कॉमन निकाल दिया। ये करते 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 क्या कर रहे हैं, बातें नहीं। लास्ट वार्निंग बेटा, अल्फा स्टेप साइज ही है, बट दिस विल बी नाउ कांस्टेंट, हम प्रोवाइड करेंगे, हाइपर पैरामीटर है। जबकि उस केस में वो खुद इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, 1 और n है ना, तो अगर n इंक्रीज हो रहा था तो वो स्टेप साइज डिक्रीज हो रहा था। इसमें हम n फिक्स रखेंगे, एक ही वैल्यू, n की नहीं, अल्फा की वैल्यू फिक्स रखेंगे। तो अब हम 1 और n की जगह अल्फा को यूज करेंगे और अल्फा हम प्रोवाइड करेंगे। ठीक, पहले क्या हो रहा था, n तो हमें पता था, ठीक, तो ये स्टेप साइज खुद ही डिटरमिन हो रहा था, लेकिन अब हमें अल्फा की वैल्यू देनी पड़ेगी। सो इक्वेशन को खोलेंगे, अल्फा Rn माइनस अल्फा Qn, अल्फा Rn यहाँ पे आ गया, Qn माइनस अल्फा Qn जो रह गया था उसमें से Qn को कॉमन निकाला तो क्या रह गया, 1 माइनस अल्फा। फिर ये जो Qn है, इफ Qn प्लस 1 कैन बी रिटन इन दिस फॉर्म, ठीक, तो फिर ये वाला Qn भी इस फॉर्म में लिखा जा सकता है ना। ठीक, इसी तरह फिर ये Qn माइनस 1 जो है वो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अल्टीमेटली जब आप ये फार्मूला खोलेंगे तो आपको इस तरह जाता रहेगा, कहाँ तक पहुँच जाएगा, Q1 तक पहुँच जाएगा। व्हाट इज Q1? आखिर में जो बैठे हैं बताएं, ग्लासेस वाले, Q1 क्या चीज़ है? Q है क्या चीज़? चलिए, कैपिटल Q क्या चीज़ है? एस्टिमेट है। तो Q1 का क्या मतलब हुआ? फर्स्ट टाइम पे। तो Q1 बेसिकली मीन्स इनिशियल एस्टिमेट, Qn मीन्स के एस्टिमेट एट n टाइम, और हम क्या डिटरमिन करें, Qn प्लस 1। तो ये फार्मूला क्या बता रहा है कि इफ अल्फा इज अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, इफ अल्फा इज अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, तो बताएं कि किसको सबसे ज़्यादा वेट मिल रहा है। If alpha is a value between 0 and 1, तो there are different terms being added. ये टर्म इस टर्म के साथ ऐड हो रही है, इसके साथ ऐड हो रही है, और हर टर्म के साथ, हर टर्म में क्या चीज़ नजर आ रही है हमें, Rn। Rn is the reward at the previous time step. Rn minus 1 क्या है, रिवॉर्ड एट द उससे प्रीवियस। Rn minus 2 क्या है, रिवॉर्ड उससे भी प्रीवियस। ठीक, तो इट मीन्स कि हर रिवॉर्ड को हम कोई ना कोई वेट दे रहे हैं, हर रिवॉर्ड किसी वेट से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। ये कुछ आपको क्या बता रही है कि किस रिवॉर्ड को ज़्यादा वेट मिल रहा है, जो उससे पिछला जो इस मैथ्स की इक्वेशन से बताएं। इफ अल्फा इज अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, विच रिवॉर्ड हैज द हाईएस्ट वेट? जी, इफ अल्फा इज अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1, तो यहाँ पे वो 0 एंड 1 के दरमियान एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पे 0 एंड 1 के दरमियान एक वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, और ये वैल्यू क्या चीज़ है, 1 माइनस दैट अल्फा, जो कि 1 से छोटी होगी ना। अल्फा एक वैल्यू है, ठीक, जिसकी पॉसिबल वैल्यूज क्या है, 0 एंड 1। ठीक, 1 माइनस अल्फा क्या होगा, इफ अल्फा इज बिटवीन 0 एंड 1, तो 1 माइनस अल्फा भी क्या होगा, 1 से कम वैल्यू होगी ना। ठीक, छोटी वैल्यू होगी, तो इट मीन्स कि दो छोटी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर मजीद दो छोटी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है। 0 मल्टीप्लाइड बाय अ स्मॉलर वैल्यू तो मजीद छोटी हो जाएगी ना। वेट को देख जाएं, वेट, ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट जो है वो बढ़ता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है। रिवॉर्ड का जो कोफिशिएंट है वो छोटा होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है, वो छोटा होता जा रहा है। इट मीन्स कि हम सबसे ज़्यादा वेट किसको दे रहे हैं, पहले वाले को दे रहे हैं। तो पहला वाला क्या चीज़ है, रीसेंट रिवॉर्ड्स। तो इट मीन्स कि ये इक्वेशन रीसेंट रिवॉर्ड को ज़्यादा वेट दे रहा है, और जितना रिवॉर्ड पुराना होता जा रहा है उसको हम कम वेट दे रहे हैं। यू कैन सी Q1 इनिशियल एस्टिमेट, ये एस्टिमेट है, उसको हमने सबसे कम दिया है,
और दरमियान एरिया में जो रिवॉर्ड्स आते गए हैं उनका वेट ऐसे ऐसा बढ़ता जा रहा है। तो एक प्रॉब्लम जो कि नॉन स्टेशनरी प्रॉब्लम है, इट मेक सेंस कि चूँकि उसके रिवॉर्ड्स टाइम के साथ चेंज होते जा रहे हैं, तो एक रिवॉर्ड जो कि बहुत पुराना था उसका वेट कम होना चाहिए मेरी अब की कैलकुलेशन में, बिकॉज वो पुराना रिवॉर्ड था। क्लियर है चीज़? चलें फिर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑन क्वेश्चन ये है कि स्टेप साइज अल्फा करके हम नॉन स्टेशनरी प्रॉब्लम को कैसे हैंडल कर रहे हैं। ठीक है बेटा, इंशाल्लाह।